Hello everyone, welcome to my channel Jyoti Mehta Classes. Here today we are starting the Psychology from IGNOU, Masters of Psychology MAPC of IGNOU first year course, that is MPC 001, which is Cognitive Psychology, Learning and Memory. This we are starting for today. This whole book is divided into 4 different blocks. Before we start those blocks, I should better let you know what sort of question paper comes. So the question paper comes for 50 marks and that we have to solve in 2 hours. It is divided into 3 different sections. Section 1, which contains the questions for 450 words at least answer. एंड प्लीज़ मेक श्योर आपका वर्ड लिमिट कंट्रोल में हो. 450 को 550 भी नहीं करेंगे और 350 भी नहीं करेंगे. राइट, सो 450 वर्ड्स आंसर. 2 questions we have to solve for that, and that is for 10 marks each. Now section 2 contains 250 words each answer for 4 questions we need to attempt over there, and that is for 6 marks each. Third section will contain the section number 3, that is for 100 marks each to be attempted. 100 words each, 100 words each to be attempted. That is for 2 questions only we have to attempt out of that section, and that each question carries 3 marks as weightage. So here we need to see first thing. See, what you are writing, that should be precise and brief. Headings should be taken care very well of, because basically the headings should be correct. Inside आप अपनी language में लिख सकते हो. राइट, अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. 450 वर्ड्स में यू नीड टू आंसर. व्हाट सॉर्ट ऑफ आंसरिंग यू आर गोइंग टू डू, कितना पेज आप लिखने वाले हो. तो वी कंसीडर इट ऑलमोस्ट 4 to 5 पेजेस फॉर दिस थिंग. 400 वर्ड्स भी हम मानकर चलते हैं कि एक पेज पर हमारे ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स आ जाते हैं. तो 4 to 5 पेजेस. एंड मेक श्योर वन मोर थिंग, हमें सेकंड कॉपी नहीं मिलती है इग्नू में. हमें एक ही कॉपी के अंदर पूरा आंसर शीट अपनी उसी आंसर शीट के अंदर फर्स्ट ए आंसर शीट जो मेन आंसर शीट है उसी के अंदर हमें पूरा पेपर सॉल्व करना होता है. वी डू नॉट गेट एनी सप्लीमेंट्री कॉपी. सो मेक श्योर आपका आंसर्स उसी के अकॉर्डिंग डिवाइडेड कैटेगरी में आप लिखो, उतने ही पेजेस फाइंड आउट करो. तो 5 पेजेस लेट्स कंसीडर ऑलमोस्ट, है ना, मैक्सिमम ऑफ 5 पेजेस फॉर वन आंसर लॉन्ग. एट द सेकेंड आंसर लॉन्ग, दैट मीन्स अराउंड 9 to 10 pages you can consider. Then section 2 हमारा 250 words का है, जिसको आप 4 questions आप करने वाले हो. तो हम मान कर चलते कि हम 2 pages अराउंड 2 और 3 pages में से कवर कर देंगे. तो ऑलमोस्ट 8 to 10 pages आप बीच में कहीं पर भी इसकी डिफाइन कर सकते हो, इधर 8 pages और 10 pages, जितना मटेरियल आपके पास रेडी है. डू नॉट गो बियॉन्ड 10 एंड बिलो 8. राइट, देन 100 वर्ड्स का जो क्वेश्चन है हम मान कर चलते हैं 1 page for 1. तो हमें इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो 2 pages आर इनफ फॉर दिस. तो ऑलमोस्ट 20 पेजेस आपके फिल हो जाते हैं. तो हमारे पास जो कॉपी आती है वो 24, 26, 28 पेजेस के अराउंड आती है. तो अब भाई 24 में से भी आपके 4 पेजेस सेव हो जाते हैं उसके अंदर. राइट, सो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, आप कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो. नाउ वी विल बी मूविंग टू द डिफरेंट ब्लॉक्स. अब फर्स्ट ब्लॉक अगर हम MPC 001 की बात करें तो फर्स्ट ब्लॉक कंटेन्स 4 डिफरेंट यूनिट्स. फर्स्ट यूनिट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो हमारे ऑलरेडी इस बुक का नाम भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी से स्टार्ट होता है. राइट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी. सो बेसिक कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू कीप ऑन. कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग, मेमोरी एंड द रिलेटेड थ्योरीज, अप्रोचेस, ये सब हम इस पूरे ब्लॉक यूनिट में बुक में पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. इसके अंदर हम इसके डिफरेंट रिसर्च मेथड्स भी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम इसके की आइडियाज़, की इश्यूज़ भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ेंगे. ठीक है, देन सेकंड यूनिट फर्दर हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. तो आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, अभी जो लोग मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़ने वाले हैं उन लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि हम लोग जब भी ये पढ़ने हैं ना, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ईयर्स मेंशन किए हुए हैं. राइट, यहाँ भी मेंशन किए हैं जो इसका कंटेंट स्ट्रक्चर पार्ट है, प्लस इसके साथ साथ मैंने इनसाइड भी ईयर्स मेंशन किए हुए हैं जहाँ पर भी हमारा वो टॉपिक आएगा. ये इग्नू की ही बुक है जो इग्नू से कोर्स अवेलेबल होता है. मैंने उसी कोर्स के अंदर ये आपके लिए वीडियोज़ बनाए हैं, सो दैट जो लोग पढ़ना चाहते हैं बट सम हाउ टाइम की कमी की वजह से वो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें मेरा वीडियो हेल्प कर देगा. राइट, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट और ये उसका सारा स्ट्रक्चर है. तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड
ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, जो हम लोग पूरे टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं वो इसका एक जिस्ट आ जाता है यहाँ पर। देन ऑब्जेक्टिव्स, हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या क्या जान जाएंगे अच्छे से, राइट। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में होगा। वो हमारा ऑलरेडी जून 15 में, आप देख सकते हो मैंने यहाँ जून 15 लिखा हुआ है, तो ये जून 15 में दिस वॉज ऑलरेडी अ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, सो वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट ऑल दोज जहाँ पर मैंने कोई भी ईयर मेंशन किए। मैंने जे जून के लिए यानी जून टर्म एग्जामिनेशन के लिए और डी दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन के लिए मेंशन किया है। कई जगह पे ना मैंने ऐसे S2D15 भी लिखा है, ये सब जगह नहीं लिख पाई मैं, बट मैंने कई जगह लिखा है जिससे आपको आइडिया हो जाए कि जो हम लोगों का डोमेन्स है ये हमारा 250 वर्ड्स में लिखने के लिए भी आ चुका है दिसंबर 15 में, और जून 20 में ये हमारा प्रॉपर 450 वर्ड्स राइटिंग के लिए क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ चुका है। सो इस तरह से हम लोग अगर कोई क्वेश्चन एक बार लॉन्ग में आ चुका है तो हम डेफिनेटली कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसको लॉन्ग की तरह से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। शॉर्ट तो हम उसमें से लिख ही लेंगे। अब इसमें जो चीफ टॉपिक से पढ़ने वाले वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसके रिसर्च मेथड्स के बाद उसके डिफरेंट डोमेन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डोमेन्स को अच्छे से पढ़ना है और डोमेन्स ही बेसिकली इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन कौन कौन से की इश्यूज़ आते हैं जब हम कॉग्निटिव स्टडी को करते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, तो उस टाइम हमें कौन से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। देन फर्दर कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ में स्पेशली हम लोगों का न्यूरो साइंस, क्योंकि इस टाइम पे भी बहुत यूज़ हो रहा है, बिगिनिंग से लेके आज तक न्यूरो साइंस को हम लोग कभी भी कंडम नहीं कर सकते, ये हमेशा साथ साथ चल रहा है, तो दिस थिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो अभी हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली क्या है, दिस इज अ स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, हम कैसे किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं, रिमेंबर करते हैं, रीजन आउट करते हैं, दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें प्रिपेयर किस काम के लिए करती है, दिस प्रिपेयर्स अस, बेसिकली किस काम के लिए प्रिपेयर करेगी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हमें डिसीजन मेकिंग करने के लिए प्रिपेयर करती है, किसी भी चीज़ के किसी भी फील्ड में किसी भी कंडीशन में हमें कैसे डिसीजन लेना है, देन कोई भी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके अंदर भी हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी हेल्प करता है। देन हमारा थिंकिंग कितना वास्ट होगा, कितना ज़्यादा ब्रॉड हम लोग थिंकिंग करेंगे या कितना नैरो हो जाएगा हमारा थिंकिंग पैटर्न, ये सब हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी से पता चलता है। तो अब आइए चलिए बेस इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि जब हम ये चैप्टर करके हटेंगे, जब हम लोगों का ये यूनिट पूरा हो जाएगा तो हमें क्या क्या आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसमें पता चल जाएगा, राइट। इसके पता चलने के साथ साथ हम लोगों को इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए, हमें पता चल जाना चाहिए कि बेसिक हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी किस किस के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पता चल जाएगी क्योंकि हम लोगों ने इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी की पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। देन क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या कंसर्न होते हैं, क्या डोमेन्स होते हैं, हम ये सब डिटेल में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, हाउ डू वी परसीव, हाउ डू वी लर्न, हाउ डू वी रिमेंबर एंड हाउ डू वी थिंक एग्जैक्टली। सो ये सब कुछ टोटल, इन सब की टोटल इन्फॉर्मेशन ये हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अगर हम यहाँ देखें ना तो हमें वही सब चीज़ें रिपीट हैं, प्लस थोड़े से एग्जाम्पल के साथ है कि अगर मान लेते हैं हम लोगों ने कोई भी वर्क है, हम लोग अगर किसी भी वर्क को अच्छे से कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, तो क्या वो हमारे लेटर अंदर मेमोरी में चला जाता है, क्या हम उसे दोबारा से आराम से पढ़ पाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों की कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगी। कुछ चीज़ें होती हैं, देखो आगे हम लोग पैटर्न रिकग्निशन, इसमें हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमने ये फर्दर पॉइंट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। इशू ऑफ पैटर्न रिकग्निशन मतलब हम कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हमने पढ़ी, उसके बाद हमने उसमें देखा जल्दी पढ़ने के बाद कि क्या मिस्टेक्स हैं, क्या कुछ भी है इसके अंदर, तो हमने उसे प्रूफ रीड कर लिया, इससे हम लोग उसका पैटर्न रिकग्निशन आराम से कर सकते हैं। एक होता है डिस्कशन ऑफ अटेंशन के ऊपर कि हम लोगों ने कितने ध्यान से कोई चीज़ पढ़ी। अगर आपके पास टेलीफोन डायरेक्टरी है, आप किसी का नंबर लर्न कर रहे हो, है ना, जल्दी से अगर आपने किसी का नंबर लर्न किया और उसे अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ले गए तो उसके बाद आप उसे एकदम से डायल कर लोगे। लेकिन अगर उसके बीच में आपको किसी ने बुला लिया, किसी ने आपसे कोई बात की, तो अब वो आप नंबर डायल करते हुए भूल सकते हो, कोई एक डिजिट बीच में या दूसरी, तो दिस कम्स अंडर द शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो डिस्कशन ऑफ अटेंशन हमने कहा था, अटेंशन में जैसे ही कोई ब्रेक आया वैसे ही वो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर वैनिश भी हो सकती है। अब आता है एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के, कोई भी चीज़ अगर हम लोग प्रॉब्लम है, हमें कोई भी दिक्कत आ रही है, मान लेते हैं हम कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, लेकिन हमारा एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जिसके बाद हमें वो समझ में आनी बंद हो जाती है प्रॉब्लम्स। अब हमें वो प्रॉब्लम्स का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए बुक बंद करके आइज क्लोज करके एक ब्रेक ले लेते हैं, या उतनी देर में हम जाके वाटर पी के आ गए या हमने एक टी ब्रेक ले लिया छोटा सा। उसके बाद हम जब दोबारा उस प्रॉब्लम को ओपन करते हैं तो हमें आइडिया इंस्टेंट क्लिक कर जाता है। तो दैट
इज इंक्यूबेशन पीरियड। तो हमारा एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक हमारा छोटा सा ब्रेक, कभी कभी इंक्यूबेशन पीरियड भी हम लोगों को हेल्प कर देता है। सो ये तो था हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बेसिकली इंट्रोडक्शन। अब कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं, जैसे जितने भी इंस्टेंसेस हैं, जितनी भी डिफिकल्टीज़ हैं, जितनी भी फेलियर्स हैं हमारे मेंटल प्रोसेसेस के अंदर, ये सारी की सारी क्या रहती हैं, हम लोगों का जितना मेंटल प्रोसेस होता है इमीडिएट नोटिस हो जाता है, बिकॉज वो हम लोग को फ्रस्ट्रेशन, एम्बेरसमेंट या इस तरह की और भी डिफिकल्टीज़ की तरफ लेकर जा रहा है। नहीं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी को अगर हम देखें इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी होता है माइंड का। डिटेल में हम लोग साइंटिफिकली अपने माइंड को स्टडी करते हैं, इसलिए हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अभी इसके अंदर हम लोग आगे चलते हैं तो रिसर्च मेथड्स की बात करेंगे। बहुत सारे इसमें रिसर्च रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च करेंगे तभी तो हमें आगे डिटेल्स पता चलेंगी। सो अभी रिसर्च करने के लिए हमारे पैटर्न्स होते हैं। अगर आपने MPC 005 का अभी तक थोड़ा सा जस्ट भी लिया है, आई बी शेयरिंग फर्दर वीडियोज़, आप उसमें से भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें ना रिसर्च का गोल फाइनल करना होता है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा है S2J17, यानी ये शॉर्ट नोट यानी 250 वर्ड्स के क्वेश्चन की फॉर्म में आ चुका है। ये जून 18 में भी 250 वर्ड्स के फॉर्म में आया है, लेकिन दिसंबर 18 में एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आया। तो हमें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो गोल्स ऑफ रिसर्च हमारा सबसे पहला क्या होता है कि सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, गोल फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद उसका डेटा गैदर करेंगे। डेटा गैदर करने के बाद उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। थ्योरी का देखो, मैं ना क्या करती थी, यहाँ पे ना छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में ऐसे लिख लेती हूँ। इससे मुझे क्या होता है, एग्जामिनेशन टाइम पे जब टाइम बहुत शॉर्ट में होता है, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने का या पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो मैं बस इतना सा पढ़ लेती हूँ, तो इससे मुझे पूरा आइडिया हो जाता है कि हमने आगे क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है, डेटा गैदरिंग, डेटा एनालिसिस, थ्योरी का डेवलपमेंट करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक हमने अपने माइंड में पिक्चर बना लेते हैं, थ्योरी बना लेते हैं, तो फिर हम उसके बाद उसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर हमने वो सही बनाया है तो ठीक है, अदरवाइज हम दोबारा से थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं, यानी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। तो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने के बाद हम लोग उस रिसर्च को आगे कंप्लीट करते हैं, इफ़ द टेस्टिंग कम आउट थ्रू। अब इसके बाद आता है हमारा डिस्टिंक्टिव रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले ना इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो पार्ट इसका सबसे पहले जो हम लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर में हमेशा 2 तरह के वेरिएबल्स काउंट करेंगे। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना, कुछ हद तक आप उसे चेंज करने की, वेरी करने की कोशिश कर सकते हो। कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर पाते। लेकिन जब हम लाइब्रेरी सेटिंग में, लेबोरेटरी सेटिंग में कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, जो अलग वेरिएबल्स होते हैं, जो कभी कभी हम लोग को डिस्टर्ब कर सकते हैं हमारी स्टडी में, उनको हम 100% कंट्रोल करके ही लेबोरेटरी सेटिंग्स के अंदर वर्क करते हैं। तो मेन 2 वेरिएबल्स पे वर्क किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, स्पेशली इन लेबोरेटरी, दैट इज इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट। तो मैं ऐसे यहाँ लिख लेती थी फ्लो चार्ट बनाकर, 2 वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ विल बी मूविंग टू द फर्दर पार्ट। द नेक्स्ट वन इज साइकोबायोलॉजिकल। अब साइकोबायोलॉजिकल, इसको देखो, उसी वर्ड को 2 वर्ड्स में डिवाइड कर लेते हैं। साइको जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, बायो जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है ना। तो साइकोबायोलॉजिकल के रिलेशन को हम लोग सेरिब्रल रिलेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हम किससे करेंगे, डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट करेंगे ना। तो जो भी हमारा रिलेशन होगा कॉग्निशन का हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, वो हमारे सेरिब्रल इवेंट्स के साथ रिलेट करेगा। अब इसकी भी फर्दर हमने 3 कैटेगरी बनाई। एक तो होता है पोस्टमार्टम, जो आफ्टर द डेथ उस पर्सन के माइंड में क्या प्रोसेस हो रहा था उसको हम जज कर लेते हैं। अनदर सेकंड कैटेगरी कम्स आउट विद द स्टडिंग ऑफ इमेज। हमने किसी पर्सन को बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दे दी, अब उन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के बेसिस पे उस पर्सन को क्या चल रहा है उसके माइंड में, तो हमने उसको पिक्चराइजेशन के थ्रू, उनके इमेजेस के थ्रू चेक करना शुरू कर दिया, है ना। और थर्ड वन इसका होता है कि हमने सेरिब्रल इन्फॉर्मेशन या ऐसी कोई टेक्निकली ऑब्टेन किया कि जिससे हमें कोई भी टेक्निक, अब इसमें हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे कुछ MRI वगैरह के बारे में भी, तो वो उसकी टेक्निक के थ्रू हमने उसका सेरिब्रल इन्फॉर्मेशन गेन कर लिया। तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर साइकोफिजियोबायोलॉजिकल या साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च। अब एक होता है सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। दिस इज द थर्ड कैटेगरी गिवन। अब सेल्फ रिपोर्ट मतलब अपने आप से अपने बारे में कुछ भी बता दिया, है ना। यहाँ पे अब सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है, इंडिविजुअल अपने अकाउंट पर अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस बताता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें हमेशा हर बार सच बताएगा, राइट। यहाँ पे कभी कभी हमें फॉल्स स्टेटमेंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अनदर वन इज केस स्टडी, कि किसी और पर्सन ने किसी की डेप्थ स्टडी कर लिया, है ना। हमने किसी के बारे में रिसर्च किया, इधर और थ्रू ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफीज और इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन
ये सब कुछ इसमें कंसीडर होता है। तो लेकिन बहुत डीप स्टडी होती है, इससे भी हमें पता चल सकता है। अब नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि नेचर में जाकर हमने उस पर्सन को बिना डिस्टर्ब किए, बिना इंटरफेयर किए उसको ऑब्जर्व किया और उसके कॉग्निशन को, उसकी कॉग्निटिव स्टेट को हमने स्टडी कर लिया। अनदर वन इज कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कंप्यूटर सिमुलेशन मतलब कि जो भी हम टेक्निकली काम कर रहे हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, दिस इज द एज ऑफ कंप्यूटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप क्या करते हो, मोबाइल में कोई भी एक चीज़ सर्च करते हो अपने फ़ोन में, तो उसके साथ के रिलेटेड आपको एडवर्टिजमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, डिस्प्ले होने लगते हैं। तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो इसके थ्रू भी हम लोग चाहें तो कॉग्निशन किसी भी पर्सन का रीसेट या रीचेक कर सकते हैं। अब कुछ रिसर्चर्स ने तो ये भी अटेम्प्ट कर लिया कि कंप्यूटर मॉडल्स बना लिए। जैसे अगर मान लेते हैं रोड क्रॉस करनी है, हम लोग क्या करते हैं, रोड क्रॉस करते हुए राइट एंड लेफ्ट देखते हैं, जब पूरा क्लियर होता है तो हम क्रॉस कर जाते हैं। अगर मेरी जगह मान लेते हैं कोई रोबोट रोड क्रॉस कर रहा है, तो उसके अंदर भी ऐसे फीचर्स हमने डेवलप कर दिए कि वो पर्सन क्या करेगा, यानी वो रोबोट क्या करेगा, जस्ट लाइक अ पर्सन, वो भी राइट में चेक करेगा, लेफ्ट में चेक करेगा। व्हेन द रोड इज क्लियर, द पैसेज इज क्लियर, द रोबोट विल क्रॉस द रोड। तो ये हमारा कंप्यूटर सिमुलेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में